एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट हिंदी क्लास में। आज हम कक्षा 9th में प्रेमचंद की दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से प्रेमचंद ने किसान समाज और पशुओं के साथ उनके संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये बताया है कि स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस पाठ के दोनों पात्र हीरा और मोती, इन्हें यहाँ पर क्रांतिकारी के रूप में प्रदर्शित किया गया है और इस कहानी को कहीं ना कहीं आंदोलन की भावना से जुड़ा हुआ बताया है। हीरा और मोती दोनों ही अपनी आज़ादी के लिए शुरू से लेकर अंत तक लड़ते रहते हैं। उनका ये संदेश दिया गया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती है, आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। प्रेमचंद का मानना है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी जितने जानवर हैं उसमें से अगर कोई मूर्ख प्राणी है तो वो गधा है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति मूर्ख होता है तो हम उसे कह देते हैं ये तो पूरा गधा है। क्या गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है? तो क्या गधा सचमुच बेवकूफ़ है, पागल है गधा, या वो इतना सीधा है, उसकी निरापद सहिष्णुता यानी उसकी आपत्ति रहित सहन करने की शक्ति ने उसको ये पदवी दे दी है? इसका निश्चय करना मुश्किल है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना सहन करता है समाज या देश उसे उतना ही परेशान करती है। तो गधे के साथ में भी कुछ ऐसा ही है। दूसरे जानवरों के मुकाबले गधा कुछ भी नहीं कहता है, सब कुछ सहन कर लेता है। इसी तरह मनुष्य के साथ में भी ऐसा होता है कि जितने सीधे लोग होते हैं उतना ही दूसरे लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। कहा भी जाता है कि सीधे वृक्ष जल्दी काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्षों को काटने में समय लगता है। अर्थात जो व्यक्ति सरल होते हैं, सीधे होते हैं, उन्हें लोग उतना ही काटने की कोशिश करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कठोर लोगों को काटना मुश्किल होता है। अगर दूसरे जानवरों की बात की जाए तो गाय सींग मारती है और ब्याई हुई गाय तो अनायास यानी बिना कारण की ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। अगर गाय गर्भवती है तो वो अपने बचाव के लिए सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को ना क्रोध करते सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया ना दिखाई देगी। कभी वो असंतुष्ट नहीं होगा, हमेशा संतोष होगा उसके चेहरे पर। वैसाख में चाहे एक आध बार वो कुलेल कर लेता हो, आवाज़ें कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद, एक दुख स्थायी रूप से छाया रहता है, हमेशा ही छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, यानी कोई भी दशा हो गधा एक जैसा ही रहता है। हमने उसे ना खुश होते देखा, ना ही दूसरे जानवरों की तरह लड़ते झगड़ते देखा है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, अर्थात सीमा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे फिर भी बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, इतना अपमान कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी सीधा होना इस संसार के लिए सही नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए अर्थात बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अब बताइए, इतने सीधे आदमी हैं तो वो कैसे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं? अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। क्योंकि भारतीय ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना जानते, वे सीधे साधे हैं, इसी वजह से वहाँ के लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। जबकि जापान की मिसाल सामने है। जापान जैसे देश ने दूसरे देशों पर हमला किया और एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणनीय बना दिया। इसका मतलब ये है कि सरल स्वभाव वाले मनुष्य हमेशा दूसरों के द्वारा ठगे जाते हैं, उन्हें असभ्य माना जाता है, क्योंकि उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। वो सरलता से, सीधेपन से हर एक चीज़ को सहन कर लेते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अर्थात बैल गधे जितना सीधा नहीं है, वो अपने बचाव के लिए लड़ना जानता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं।
अर्थात बैल को बछिया के ताऊ भी कहते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। जो कैसा होता है? जो अड़ियल होता है दूसरों को मारने के लिए तैयार रहता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, कई तरीक़ों से अपना असंतोष प्रकट करता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है, यानी गधे को स्थान दिया गया है बैल से ऊपर, कि वो बहुत सरल है और ऋषि मुनि जितने उसके अंदर में गुण हैं। जूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस यानी अच्छे, डील में यानी शरीर में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में यानी इशारों की भाषा में विचार विनिमय करते, अपनी अपनी बातें करते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य उस शक्ति से वंचित है। इन दोनों में ऐसी शक्ति थी जो मनुष्य भी इन शक्तियों से रहित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, यानी लड़ाई के नाते से नहीं, बल्कि विनोद के भाव से, अर्थात हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से, अपनेपन के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धवल धप्पा होने लगता। अत्यधिक घनिष्ठता यानी अत्यधिक प्रेम होने से दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगते। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती, अर्थात जब तक दोनों एक दूसरे को धक्का नहीं देते इनकी दोस्ती ऐसी रहती जैसे हल्की सी है और उसमें मज़ा नहीं रहता, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। हीरा ये चाहता था कि मेरी गर्दन पर ज़्यादा बोझ रहे और मोती ये चाहता था कि मेरी गर्दन पर ज़्यादा बोझ रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, अर्थात चारा पड़ने पर, दोनों एक साथ उठते, नांद में एक साथ मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, अर्थात दोनों में इतना प्रेम था कि एक के खाना नहीं खाने पर दूसरा भी नहीं खाता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई अर्थात दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। वे समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूली के साले गया को घर तक इन दोनों जोड़ियों को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुक्कारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नए गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने मुख भाषा यानी इशारों की भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा, अर्थात तिरछी निगाहों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई थी, दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, अर्थात प्यार के साथ गुस्सा भी झलक रहा है कि आखिर जूरी ने हमें दूसरे घर क्यों भेज दिया।
जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमा आलिंगन और चुंबन का ये दृश्य बड़ा ही मनोहर था, बड़ा ही सुंदर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगी। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, अर्थात ये घटना पहले नहीं हुई थी फिर भी बहुत महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी स्वागत पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, अर्थात हाँ भरी, इतने दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने अर्थात इस लाइन का उत्तर देने का किसी का साहस नहीं हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने बड़े रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलेगा। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद यानी चेतावनी दे दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे ही मार डालेगी, चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, यानी पीछे से तुम भी उन्हीं का पक्ष लोगे।